हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जमजम ग्राफी। गुजरात फाइल्स पसे पर्दा हक़ाइक़ का इंकशाफ, इस किताब का सिलसिला जारी है। 6 अबवाब मुकम्मल हो चुके हैं। 7वें बाब की पहली किस्त पेश की जा चुकी है। आइए शुरू करते हैं। तफ्तीश शुरू होने के 18 महीने बाद दाखिल की गई चार्जशीट में सीबीआई ने शाह और 19 दीगर मुलजिमीन के नाम शामिल किए। चार्जशीट में जिनके नाम दर्ज किए गए थे उनमें पांडे, जौहरी, ओपी माथुर, राजकुमार पांड्यान, डीजी वंजारा और आर.के. पटेल जैसे आला अफसरान शामिल थे। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने साजिश के तहत प्रजापति को रास्ते से हटा दिया था, जो फर्जी इनकाउंटर में मुजरिम गिरोह के सरगना सोहराबुद्दीन शेख के कत्ल का गवाह था। गुजरात कैडर के 9 आईपीएस अफसरान बतौर गवाह शामिल किए गए थे। उनके नाम है जीसी रायगार, जो तो सीआईडी क्राइम ब्रांच में एडीजीपी था। रंजीश राय, आईएम देसाई इस दौरान सीआईडी क्राइम में था और इस मामले की निगरानी कर रहा था। पीपी पांडे, एडीजीपी सीआईडी क्राइम। वीवी राबड़ी, साबिक सरबराह बराए सीआईडी क्राइम। राजन प्रियादर्शी, सबकदोश यानी रिटायर्ड। सुधीर सिन्हा, उस जमाने में रियासती आईबी का सरबराह। ए.के. शर्मा, डीआईजी क्राइम ब्रांच अहमदाबाद। और मयूर चौड़ा, डीएसपी सिक्योरिटी बराए वजीर आला। सीबीआई अफसरान के मुताबिक रायगार और राय बहुत अहम गवाह हैं। चार्जशीट में जिक्र किया गया था कि वस्त दिसंबर 2006 यानी दिसंबर के दरमियानी हिस्से में अमित शाह, जो रियासती वजीर बराए दाखिला था, ने अपने दफ्तर में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें पांडे, जौहरी और रायगार हाजिर थे। उस मीटिंग का मकसद शेख के मामले में जारी तहकीकात पर नाराजगी का इजहार करना था। शाह ने जौहरी से कुछ खास दस्तावेजात को ज़ाय करने के लिए कहा था। सीआईबी ने बताया कि रायगार ने तो ये गुजारिश कर ली थी कि उसे उससे बाहर ही रहने दिया जाए, लेकिन पांडे और जौहरी उन साजिशी अहकामात के ऐसे मेंबरान थे जिन्होंने खुशी खुशी इस मामले में साथ दिया था। रायगार ने सीबीआई को बताया कि जब वो सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर मामले की जांच पड़ताल का जिम्मेदार था, तब जूनियर वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से उस पर लगातार दबाव रहता था। वो मेरे काम से खुश नहीं था क्योंकि वो मुझसे कुछ गैर कानूनी काम करवाना चाहता था, जिसकी वजह से मैं बहुत दबाव में आ गया। लिहाजा मैंने तबादले की दरख्वास्त दे दी और वजीर दाखिला ने भी बिला ताखिर उसी दिन मेरे तबादले का हुक्म जारी कर दिया। एक दूसरे अफसर ओपी माथुर को मेरी जगह चार्ज दिया गया। मैंने शाह से दरख्वास्त भी की कि तबादले के नफाज के लिए कुछ दिन की मोहलत मुझे दे, लेकिन वो राज़ी नहीं हुआ और उसी दिन मेरा तबादला कर दिया। उसने ये बताया कि उन दिनों मामले की तहकीकात करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर वीएल सोलंकी ने मुझसे कभी भी केस के सिलसिले में उदयपुर जाने की इजाज़त नहीं ली थी। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओपी माथुर ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जीबी पधेरिया और आईजी गुप्ता जौहरी के दरमियान नाइत्तेफाकी हो गई थी, क्योंकि जौहरी को शक था कि गवाह नथु भा जडेजा के इनहराफ के पीछे पधेरिया का हाथ है। ये सारा मामला प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए लाया गया, जिसने कह दिया कि वो लोग आपस में इस मसले को सुलझा रहे हैं। बाद में ये मामला हल कर भी लिया गया, अलबत्ता जौहरी ने उसका एतमाद भी नहीं लिया। ये बात उसने सीबीआई को बताई। इन बयानात की तफसील तब सामने आई जब मैं अपने खुफिया मिशन के बाद मार्च 2011 में गुजरात छोड़ चुकी थी। दिसंबर के महीने में जब माइक के साथ रायगार के ऑफिस में उससे मिलने के लिए गई, तब भी सीबीआई उसे पूछताछ के लिए बुलाया करती थी। मामले की हसासियत के बारे में माइक को मैंने पहले ही आगाह कर दिया था। मैंने उसे ये बता दिया था कि उसका भी इम्कान है कि हम उससे कुछ भी ना उगलवा पाएँ। चलो माइक, आज उससे सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस फरंगियों की तरह बर्ताव करते हुए बहाने बनाएंगे जैसे कि हम बिल्कुल बेखबर हैं। रायगार को माइक बहुत पसंद आया था। गुजरात में उसके तजर्बे के बारे में पूछने लगा। माइक ने भी उसे अहमदाबादनी गुफा, पालदी और सरखेज रोज़ा जैसे मकामात पर अपनी शूटिंग के बारे में मुख्तसर तौर पर बता दिया। मुझे पुख्ता तौर पर मालूम नहीं कि ये सिर्फ गुजरातियों का मामला है कि वो हर बैरूनी या अमरीकी चीज़ पर फरता हो जाते हैं, या उसमें हमारे ज़रिए ज़ाहिर की गई खुद एतमादी का दखल था, जिसकी बदौलत ये अफसरान इतनी आसानी से हमारी कहानी को मान लेते थे। बॉलीवुड के गुजराती फिल्म साज राहुल ढोलकिया के साथ की गई गुफ्तगू मुझे याद आती है। उसकी गुजरात फसाद पर मबनी फिल्म
فرزانیہ کو ریاست کے سنیما گھروں میں دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ممبئی کے جوہو میں واقع کوسٹا کافی میں بیٹھ کر راہل نے ہنسا ہنسا کر میرا برا حال کر دیا تھا جب اس نے فرزانیہ کو فلمانے اور فنڈ حاصل کرنے کے دوران ہونے والے تجربے والے سے متعلق دلچسپ کہانیاں خوب مزے لے لے کر سنائے تھے۔ جب تک دائیں بازو والی ہندو جماعتوں نے فلم کے خلاف احتجاج نہیں کیا تب تک اس کے پروڈیوسر کو اس بات کی بھی خبر نہیں تھی کہ یہ فلم فسادات کے دوران ریاست میں اقلیتوں کے خلاف برتی گئی ناانصافی پر مبنی ہے۔ راہل نے ایک امریکی چینل کے ساتھ میں کام کیا ہے، لہذا اس نے یہ کارڈ استعمال کیا کہ وہ غیر مقیم بھارتیوں کے لیے گجرات پر ایک فلم بنا رہا ہے۔ جتنے لوگوں سے گجرات میں میری ملاقات ہوئی سب کے سامنے میں نے بھی وہی کہانی دہرائی۔ فلم کے پروڈیوسر اور متعلقہ اتھارٹیوں کو ڈھولکیا پر اعتماد کرنے کی خاطر اتنا پس منظر کافی تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کو فلم کے لیے گجرات فسادات کے فوٹیج درکار تھی، لہذا اس نے ایک اخبار سے رابطہ کیا جس کے پاس مطلوبہ ٹیپ موجود تھے۔ اخبار کے آفس کا ذمہ دار شخص اس بات سے ہی متاثر ہو گیا کہ وہ امریکہ کا رہنے والا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جس بات سے متاثر ہوا تھا وہ یہ تھی کہ ڈھولکیا کا دادا ہندو مہا سبھا کے چیئرمین تھے، لہذا اس کو جن چیزوں کی بھی ضرورت پڑی ان تک رسائی کی اجازت فوراً دے دی گئی۔ لیکن سردست دشواری رائیگاڑ سے نمٹنا تھا۔ ہم سے پہلی ملاقات میں وہ بات کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ راضی تھا، مجھے پیدرانہ لیکچر سے بھی نوازا تھا کہ میں اپنی شادی کو مزید نہ ٹالوں کیونکہ ایک عمر کے بعد لڑکی کو متوقع رشتہ ملنے وقت دقت ہوتی ہے۔ رائیگاڑ راجستھان کی قدیم روایات پر عمل پیرا خاندان کا فرد معلوم ہو رہا تھا۔ امت شاہ کے خلاف معاملے میں اس کے عتاب کے ڈر سے گواہ بننے میں اس کو دقت محسوس ہو رہی تھی، لیکن فرضی انکاؤنٹر معاملے میں روز بروز شاہ کے خلاف اکٹھے ہوتے ہوئے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے رائیگاڑ نے آخرکار گواہ بننے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ہماری گفتگو کے دوسرے دن رائیگاڑ نے جن حقائق کا انکشاف کیا وہ حیران